हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्टडी विद पारुल चैनल पर। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो इसी में चलिए शुरू करते हैं हम लोग लेखपाल का अंतिम रिवीजन शुरू करते हैं। बिल्कुल फास्ट आपका टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करते हैं। तो इसमें लेखपाल में कौन कौन आ जाते हैं? एक आ जाता है चकबंदी लेखपाल, दूसरा राजस्व लेखपाल। दो प्रकार के लेखपाल आते हैं। तो पहले हम लोग थोड़ा सा चकबंदी लेखपाल के बारे में जान लेते हैं, फिर आते हैं हम लोग अपने मेन टॉपिक राजस्व लेखपाल पर। चकबंदी लेखपाल क्या? चकबंदी लेखपाल योजना ये प्रायोगिक तौर पर शुरू की गई थी। कहाँ से शुरू की गई थी? ये मुजफ्फरनगर जिले के कैराना तहसील से शुरू की गई थी। और कहाँ से शुरू की गई थी? और सुल्तानपुर जिले के मुसाफिर खाना तहसील से शुरू की गई थी। ये कब शुरू की गई थी? ये 1954 में शुरू की गई थी, ये प्रायोगिक तौर पर। परंतु संपूर्ण प्रदेश में ये कब लागू की गई थी? संपूर्ण प्रदेश में ये लागू की गई थी 1958 में। ये लागू की गई थी, संपूर्ण प्रदेश में लागू की गई थी। कब? 1958 में। अब हम अपने मेन टॉपिक राजस्व लेखपाल पर आ जाते हैं। राजस्व लेखपाल के कार्यों का वर्णन किसमें है? राजस्व लेखपाल के कार्यों का वर्णन है लैंड्स रिकॉर्ड ऑफ मैनुअल में। राजस्व लेखपाल के कार्यों का वर्णन है, जिसमें कि वह क्या क्या कार्य करेगा। तो जिसमें लेखपाल प्राकृतिक आपदा इसकी रिपोर्ट तैयार करेगा, वह इसकी सूचना कानूनगो को देगा। कानूनगो यानी कि राजस्व निरीक्षक भी इसको बोला जाता है। प्राकृतिक आपदा में क्या क्या आ जाता है? प्राकृतिक आपदा में बाढ़ हो गया, सूखा हो गया, या कोई दैवीय आपदा हो गई, तो ये सब प्राकृतिक आपदा में आ जाता है, जिसकी वो रिपोर्ट तैयार करता है और सूचना कानूनगो को देता है। और क्या क्या? फसल रोग, जैसे कि फसलों में कोई रोग लग जाना जिससे पूरी फसल की फसल बर्बाद हो जाती है, इसकी रिपोर्ट तैयार करना। मनुष्यों या पशुओं में भयंकर संक्रामक रोग हो जाना, घर या फसल में भयंकर आग लगने की सूचना वो किसको देता है? रजिस्ट्रार कानूनगो को देता है, सूचना देता है, तथा इसकी रिपोर्ट भी तैयार करता है। कौन तैयार करता है रिपोर्ट? राजस्व लेखपाल ही इसकी रिपोर्ट तैयार करता है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है कि नेक्स्ट हमारा आ जाता है लैंड्स रिकॉर्ड ऑफ मैनुअल पैरा 25। इसमें क्या क्या है? इसमें लेखपाल के कार्यों का वर्णन है कि लेखपाल क्या क्या कार्य करेगा। पैरा 25 में लेखपाल के कार्यों का वर्णन है कि लेखपाल खसरा, खतौनी, दिनचर्या, बही, सीमा धोतक, चिन्ह, इन सब की क्या सूची तैयार करेगा। कौन तैयार करेगा? लेखपाल करेगा। किस में वर्णन है इसका? पैरा 25 में वर्णन है। इसको आप लोग याद रखिएगा, पैरा 25 में लेखपाल के कार्यों का वर्णन है, पैरा 25 में। अब हम लोग देखते हैं, अब हम लोग खसरा, खतौनी, इन सब को देखेंगे कि किसमें क्या क्या है। खसरा, खतौनी, खसरा का वर्णन किसमें है? खसरा का वर्णन है आरसी प्रपत्र 4 में है। जबकि खसरे का जो अब कंप्यूटरीकरण कर दिया गया है, इसका वर्णन किसमें है? इसका वर्णन आरसी प्रपत्र 4 का में है इसका वर्णन। इसमें कितने होते हैं? खाने होते हैं 46। लेकिन जो पहले बिना कंप्यूटरीकरण वाला खसरा था, उसमें कितने खाने होते थे? उसमें होते थे खाने 21 खाने होते थे। कहीं कहीं पर 22 भी दिया गया है, तो 21-22 दोनों मिलता है। जबकि अब कंप्यूटरीकरण वाले में खाने 46 होते हैं खाने। इसको आपको याद रखना है। खसरा क्या? खसरा एक स्वयं अधिकार अभिलेख नहीं है, जबकि ये अधिकार अभिलेख की क्या होती है? आधारशिला होती है। अधिकार अभिलेख क्या होते हैं? अधिकार अभिलेख होते हैं खसरा और खतौनी, ये दोनों मिलकर अधिकार अभिलेख होते हैं। जबकि खसरा क्या होता है? खसरा अधिकार अभिलेख की आधारशिला होती है, क्योंकि खसरे का इस्तेमाल करके ही क्या खतौनी हमारी तैयार की जाती है। किसी जोतदार के नाम की जो खतौनी तैयार होती है, वो खसरा का प्रयोग करके ही उसकी खतौनी तैयार की जाती है। खसरा के साथ में क्या क्या होता है? खसरा की जो रिपोर्ट होती है, इसमें सजरा व सीमा धोतक चिन्हों को भी नत्थी किया जाता है खसरा के साथ में। क्योंकि अगर खतौनी तैयार करनी है तो उसमें सजरा भी देखते हैं, वहाँ का नक्शा देखते हैं कि किस जगह पर, और सीमा धोतक चिन्ह भी देखते हैं कि वहाँ पर कोई रेल की पटरी या मंदिर या कुछ वृक्ष ये सब तो नहीं है। इस तरफ का देखते हैं कि उसका चिन्ह होते हैं कि किस जगह के पास में वो उसकी खतौनी में उसका खेत दर्ज है। तो नेक्स्ट हमारा खसरा। खसरा क्या है? खसरा एक कृषि संबंधी कानूनी दस्तावेज है। ये पूछ लेते हैं कि खसरा क्या है। खसरा कृषि संबंधी कानूनी दस्तावेज है। इसको कितने वर्ष में तैयार किया जाता है? इसको प्रत्येक वर्ष नवीनीकृत किया जाता है। कब? प्रत्येक वर्ष में इसको नवीनीकृत किया जाता है। इसको याद रखना है कि खसरा क्या? खसरा एक कानूनी दस्तावेज है, और इसको कब तैयार किया जाता है? इसको प्रत्येक वर्ष तैयार किया जाता है। अब लैंड्स रिकॉर्ड्स ऑफ मैनुअल के पैरा 55 में क्या है? पैरा 55 में है कि लेखपाल जो है वो गांव का साल में 3 बार खेत का दौरा करेगा। हर जगह जाएगा और प्रत्येक खेत का दौरा करेगा। कब कब करेगा? कि प्रथम पड़ताल, इसको पड़ताल भी बोलते हैं। जैसे कि प्रथम पड़ताल, द्वितीय पड़ताल, तृतीय पड़ताल, ये कब कब होती है? ये होती है, पहली पड़ताल होती है, इसको खरीफ की पड़ताल बोला जाता है। खरीफ की पड़ताल बोला जाता है।
और ये कब होती है, 10 अगस्त से 19 अगस्त के बीच में होती है। ऐसे हम लोग इसको याद रख सकते हैं कि जैसे खरीफ की फसल कब बोई जाती है, जुलाई अगस्त के टाइम ही बोई जाती है, तो इसकी पड़ताल कब होगी, अगस्त में होगी, 10 अगस्त से 19 अगस्त। द्वितीय कब होती है, द्वितीय होती है रबी की पड़ताल, इस ये कब से कब तक, ये 1 जनवरी से 10 जनवरी के बीच में होती है। इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि रबी की फसल जनवरी के सर्दियों में बोई जाती है, तो सर्दी में किसकी पड़ताल होगी, रबी की पड़ताल होगी। तृतीय आती है जायद की पड़ताल, ये 1 मई से 10 मई तक होती है जायद की पड़ताल। नेक्स्ट हमारा आता है खतौनी। खतौनी में क्या क्या है, खतौनी का वर्णन किस में है, खतौनी का वर्णन है वार्षिक रजिस्टर की धारा 33 में इसका वर्णन किया गया है खतौनी का। खतौनी को कितने वर्ष में नवीनीकृत किया जाता है, खतौनी का नवीनीकृत किया जाता है प्रत्येक 6 वर्ष में इसको नवीनीकृत किया जाता है, जबकि खसरे को प्रत्येक वर्ष नवीनीकृत किया जाता है। इसको हम लोगों को क्लियर रखना है कि खसरा प्रत्येक वर्ष किया जाता है, जबकि खतौनी को हर 6 वर्ष में नवीनीकृत किया जाता है। और खसरे का प्रयोग करके किसी एक व्यक्ति या परिवार के ज़मीनों की जो सूची तैयार की जाती है उसको खतौनी बोलते हैं। जैसे किसी अभी बताया कि खतौनी किसको बोलते हैं, कि अगर खसरे का प्रयोग करके खसरे के साथ में क्या क्या रहता है, सजरा रहता है, सीमा द्योतक चिन्ह रहता है, इन तीनों का प्रयोग करके किसी को अगर व्यक्ति को अपने खतौनी तैयार करानी है तो इन सब का प्रयोग करके ही उसकी खतौनी तैयार होती है। इसमें खाने कितने होते हैं खतौनी में, तो खतौनी में 14 खाने होते हैं। कितने खाने होते हैं खतौनी में, 14 खाने होते हैं। सीमा द्योतक चिन्हों में क्या क्या आ जाता है, सीमा द्योतक चिन्हों में आ जाता है जैसे रेल की पटरी हो गया, मंदिर हो गया, ऐसे इसको बना देते हैं मंदिर, ऐसे करके ऐसे इसको सीमा द्योतक चिन्ह में उसको मंदिर बना देते हैं, तो ये मंदिर हो गया, रेल की पटरी हो गया, इस तरह का ऐसे कुछ बना देते हैं तो वो रेल की पटरी हो गया। इस तरह के सीमा द्योतक चिन्ह इनमें बनाए जाते हैं जो कि खसरे के साथ में नत्थी रहते हैं। अब दिनचर्या बही का क्या है कि लेखपाल अपने साथ में एक डायरी जरूर रखना होता है लेखपाल को अपने साथ में, जिसे दिनचर्या बही बोला जाता है। इसका वर्णन किस में है, इसका वर्णन है लैंड्स रिकॉर्ड्स ऑफ मैनुअल के पैरा 47 में इसका वर्णन है किसका, दिनचर्या बही का। इसमें क्या क्या करेगा बोले, इसमें डायरी में अपनी डायरी में इसमें वो वर्णन करेगा पूरे 1 वर्ष का, जिसमें 1 अगस्त से 31 जुलाई तक का वह ब्यौरा रखता है। कितना, 1 अगस्त से 31 जुलाई तक का वह ब्यौरा रखता है अपने दिनचर्या बही में, जिसमें वह अपने प्रत्येक दिन का कार्यों का वर्णन करता है, कर्तव्यों से संबंधित प्रतिदिन के कार्यों का वर्णन करता है वो इस डायरी में, जिसे दिनचर्या बही बोला जाता है। इसमें वो प्रत्येक दिन का वर्णन करता है और कब से कब तक का होता है, 1 अगस्त से 31 जुलाई तक का होता है। अब नेक्स्ट हमारा जाता है नक्शा को क्या बोला जाता है, नक्शा को सजरा भी बोला जाता है। इसमें प्रत्येक गांव की चौहद्दी दर्ज होती है, प्रत्येक गांव के साथ साथ प्रत्येक खेत की भी चौहद्दी दर्ज रहती है, जिसे नक्शा या सजरा बोला जाता है। नेक्स्ट हमारा दाखिल खारिज आ जाता है। दाखिल खारिज में क्या होता है, दाखिल खारिज में खतौनी में जोतदार के नाम का परिवर्तन होता है। जैसे कि हमने कोई खेत खरीदा तो अब अगर हम उसका नाम करवाते हैं, उसको अपने नाम करवाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जिसके वो नाम था वहाँ से वो खारिज होता है और हम लेते हैं तो उसको दाखिल कराते हैं उसमें नाम अपना, तो इसको क्या दाखिल खारिज बोला जाता है, यानी कि किसी दूसरे से खतौनी में दूसरे का नाम परिवर्तन कराना, इसको क्या बोलते हैं, दाखिल खारिज बोला जाता है। अब कृषि वर्ष कब से कब तक का होता है, कृषि वर्ष होता है 1 जुलाई से 30 जून तक का क्या होता है, कृषि वर्ष होता है, जिसको फसली वर्ष बोला जाता है। तो और डायरी कब से कब तक था, डायरी का था 1 अगस्त, दिनचर्या बही ये कब से था, ये 1 अगस्त से 31 जुलाई तक का था, जबकि फसली वर्ष कब से कब तक का है, फसली वर्ष 1 जुलाई से 30 जून तक का है फसली वर्ष। खसरा और खतौनी को मिलाकर क्या बोला जाता है, खसरा और खतौनी को मिलाकर अधिकार अभिलेख बोला जाता है। भू राजस्व की वसूली कौन करता है, भू राजस्व की वसूली अमीन करता है। कौन करता है भू राजस्व की वसूली, भू राजस्व की वसूली अमीन करता है। और खसरा प्लस खतौनी को क्या बोला जाता है, खसरा प्लस खतौनी को बोला जाता है अधिकार अभिलेख बोला जाता है। अब आ जाता है, ये नहीं है, हाँ ये अब आ जाता है कि तहसील दिवस कब से कब तक होता है। तहसील दिवस कब मनाया जाता है, तहसील दिवस होता है प्रत्येक माह के प्रथम व तृतीय मंगलवार को क्या तहसील दिवस होता है, जिसमें कौन कौन, जिसमें प्रत्येक बड़े अधिकारी से लेकर लेखपाल तक मौजूद रहते हैं, जिसमें जिलाधिकारी हो गया, जिलाधिकारी, अपर जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक, लेखपाल सभी उसमें मौजूद रहते हैं तहसील दिवस में, जो सुबह 10 बजे से शुरू होती है।
अब नेक्स्ट हमारा खेती ज़मीन का मालिकाना हक, वो किस धारा से किस में तक है, वो धारा 171 से 175 में वर्णन है किसका, ज़मीन के मालिकाना हक का वर्णन किस में है, 171 से 175 में है। जैसे किसी जोतदार की मृत्यु हो जाती है, उससे उसके उत्तराधिकार को अगर अपने नाम खेती करवानी है तो किससे, धारा 171 से 175 में इसका वर्णन है। अब हम लोग राजस्व परिषद थोड़ा देख लेते हैं, उसके बाद अनुभाग पर आते हैं। राजस्व अनुभाग देखेंगे हम लोग। राजस्व परिषद, इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 1831 को इलाहाबाद में हुई थी, और इसका तब मुख्यालय भी कहाँ था, इलाहाबाद में था। अब इसको प्रशासनिक कार्यों के लिए मुख्यालय लखनऊ ले आया गया है, जबकि न्यायिक कार्यों का मुख्यालय इलाहाबाद में है अभी भी। तो इसमें अब अधिकारियों का क्रम देख लेते हैं कि कौन राजस्व परिषद में कि कौन सा अधिकारी किस क्रम के आता है। सबसे बड़ा अधिकारी, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, और सबसे अंतिम में लेखपाल आता है। तो क्या, जिलाधिकारी सबसे ऊपर आता है, फिर उसके बाद आता है अपर जिलाधिकारी जिसको एडीएम बोला जाता है, फिर उसके बाद आता है उप जिलाधिकारी जिसको एसडीएम बोला जाता है। नेक्स्ट आता है तहसीलदार, तहसीलदार के नेक्स्ट नायाब तहसीलदार, उसके नेक्स्ट आता है राजस्व निरीक्षक, फिर लेखपाल। लेखपाल जितने भी अपनी रिपोर्ट तैयार करता है उसको कौन निरीक्षण करता है, उसको राजस्व निरीक्षक उसका निरीक्षण करता है, या इसको कानूनगो भी बोला जाता है। अब हम लोग आते हैं राजस्व परिषद के अनुभाग। राजस्व परिषद के अनुभाग आते हैं। राजस्व परिषद का अनुभाग एक क्या कहता है, राजस्व परिषद के अनुभाग एक में है जमींदारी उन्मूलन। क्योंकि जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने क्या थी कि जमींदारी का उन्मूलन करना, क्योंकि उस समय जमींदारी प्रथा काफ़ी अपने भव्य रूप में थी। तो उसके उन्मूलन के लिए पहला प्रयास किया गया था। इससे हम लोग याद कर सकते हैं कि अनुभाग एक जमींदार उन्मूलन, नए राजस्व ग्रामों का सृजन, नए राजस्व ग्रामों का सृजन और भूमि व्यवस्था लागू करना, ये किसमें है, अनुभाग एक में है। क्या क्या है, जमींदार उन्मूलन है, नए राजस्व ग्रामों का सृजन और भूमि व्यवस्था लागू करना, ये किसमें है, ये राजस्व अनुभाग एक में है। राजस्व अनुभाग दो में क्या क्या है, राजस्व अनुभाग दो में है ग्राम पंचायत में निहित भूमि व संपत्ति। जो पंचायतें होती हैं उसमें निहित भूमि व संपत्ति उससे संबंधित है। अनुभाग दो वृक्षारोपण कार्यक्रम है, जितने भी वृक्षारोपण कार्यक्रम किए जाते हैं वो अनुभाग दो से ही संबंधित होते हैं। गाँवों में हाट बाजार, मेले, तालाब, पोखर, इनसे जितने भी आय और व्यय होती है इससे संबंधित कार्य किसमें होते हैं, अनुभाग दो में ही होते हैं। ये सारे कार्य जैसे हाट बाजार, मेलों से जितनी आय और व्यय होता है इसको अनुभाग दो में ही रखा गया। अनुभाग तीन में क्या क्या है, अनुभाग तीन में है राजस्व सचिव के सभी 14 अनुभागों का अधिष्ठान किसमें है, अनुभाग तीन में है। अनुभाग तीन में सभी 14 अनुभागों के अधिष्ठान संबंधी कार्यों का वर्णन किसमें है, अनुभाग तीन में इसका वर्णन है। चार हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। चार में क्या है, चार में है लेखपाल के प्रशिक्षण विद्यालय, लेखपाल का प्रशिक्षण विद्यालय आ जाता है। आईएएस पीसीएस अधिकारियों के सृजन का आ जाता है इसमें, और भू अभिलेखों का कंप्यूटरीकरण, भू अभिलेखों का कंप्यूटरीकरण आ जाता है। सुदृढ़ीकरण, आधुनिकीकरण, सुदृढ़ीकरण, आधुनिकीकरण। राजस्व अनुभाग 5, राजस्व लेखपाल अनुभाग 4, लेखपाल का राजस्व अनुभाग 4, लेखपाल के प्रशिक्षण विद्यालय, राजस्व अनुभाग 4, राजस्व अनुभाग 4। राजस्व अनुभाग 4, राजस्व अनुभाग 4 में क्या क्या आता है, राजस्व अनुभाग 4 में आता है लेखपाल के प्रशिक्षण विद्यालय आ जाता है। इसमें किसमें, राजस्व अनुभाग 4 में आ जाता है लेखपाल का प्रशिक्षण विद्यालय। और क्या क्या आता है, और आता आईएएस पीसीएस अधिकारियों का सृजन आ जाता है, भू अभिलेखों का कंप्यूटरीकरण आ जाता है, और सुदृढ़ीकरण और आधुनिकीकरण भी आ जाता है। क्या क्या आता है इसमें, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं एक बार फिर से। क्या क्या आता है, लेखपाल के प्रशिक्षण विद्यालय आ जाता है, आईएएस पीसीएस अधिकारियों का सृजन आता है, और जितने भी भू अभिलेख होते हैं जो राजस्व अनुभाग 4 में जिनका वर्णन है इसमें इसका कंप्यूटरीकरण किया जाता है, सुदृढ़ीकरण, आधुनिकीकरण, इन सब का वर्णन किस में है, अनुभाग 4 में ही इसका वर्णन है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है अनुभाग 5। अनुभाग 5 में क्या क्या है, अनुभाग 5 में है अनुभाग 5 में क्या क्या है, अंतर्राष्ट्रीय, राज्य व ग्रामों का सीमा विवाद। जैसे अंतर्राष्ट्रीय सीमा विवाद हो गया, चाहे वो नेपाल के साथ हो, पाकिस्तान या चाइना, किसी के साथ भी हो, तो इसका सीमा विवाद क्या अनुभाग 5 में है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा विवाद, राज्यीय सीमा विवाद, जैसे राज्यों के बीच में होता है सीमा विवाद, ग्रामों का सीमा विवाद,
कि इस ग्राम की सीमा यहाँ तक है, इस ग्राम की सीमा यहाँ तक है। जितने भी सीमा से विवाद आते हैं वो सारे किस में आ जाते हैं, वो सारे आ जाते हैं अनुभाग 5 में। नए मंडल गांवों का सृजन, नए मंडल गांवों का सृजन भी किस में आ जाता है, नए मंडल गांवों का सृजन भी आ जाता है राजस्व अनुभाग 5 में। जब नए मंडल, जनपद, तहसील इनका सबका सृजन किया जाएगा तो उसके लिए भवन निर्माण की भी ज़रूरत होगी, तो उसके लिए भूमि आवंटन का कार्य भी कौन देखता है, राजस्व अनुभाग 5 ही देखता है। उसके लिए भूमि आवंटन का कार्य देखता है। क्या क्या अनुभाग 5 में क्या क्या है, अनुभाग 5 में है अंतर्राष्ट्रीय व अंतर्राज्यीय सीमा विवाद है, भूमि और जो नए तहसील ग्राम, जो नए मंडल तहसील ग्रामों का सृजन किया गया उनके लिए भूमि आवंटन का कार्य भी किस में है, इसके भूमि आवंटन का कार्य भी अनुभाग 5 में दिया गया है। नेक्स्ट हमारा है राजस्व अनुभाग 6। राजस्व अनुभाग 6 में क्या क्या है, राजस्व अनुभाग 6 में है नजूल भूमि से संबंधित कार्य, यानी कि जो नजूल भूमि होती हैं जिनका पट्टा किया जाता है उनसे संबंधित कार्य भी किस में किया जाता है, अनुभाग 6 में किया जाता है। विस्थापितों की सहायता व पुनर्वास, जैसे कहीं से आ गए बांग्लादेश से शरणार्थी आते हैं या कहीं से भी शरणार्थी, तो उनके लिए सहायता और पुनर्वास की व्यवस्था करना, ये भी किस में है, ये भी राजस्व अनुभाग 6 में है। और राजस्व परिषद के कार्यों का विभाजन, राजस्व परिषद के सदस्यों को कार्य का विभाजन किस में है, ये भी है अनुभाग 6 में ही इनके कार्यों का विभाजन है। राजस्व अनुभाग 7, राजस्व अनुभाग 7 में क्या क्या है, हम लोग फास्ट को देखते हैं। राजस्व अनुभाग 7, राजस्व अनुभाग 7 में क्या क्या है, नहर दे, तकावी दे तथा अन्य सरकारी दे की जो वसूली होती है वो सब किस में आती है, राजस्व अनुभाग 7 में आती हैं। जैसे नहर दे, अब तो नहर दे नहीं लगता है, पहले लगता था नहर दे, तकावी दे, सरकारी दे, जितने भी राजस्व वसूली की जाती है, राजस्व वसूलियों का वर्णन किस में है, अनुभाग 7। ऐसे आप लोग याद कर सकते हैं, राजस्व वसूली अनुभाग 7, इसमें सारे राजस्व वसूली से संबंधित आ जाता है। अनुभाग 8, अनुभाग 8 में क्या है, अनुभाग 8 में है चकबंदी से संबंधित कार्य, जितने भी चकबंदी से संबंधित कार्य होंगे वो किस में आएंगे, वो आएंगे अनुभाग 8 में आएंगे। राजस्व चकबंदी से संबंधित कार्य आएंगे अनुभाग 8 में। अब अनुभाग 9 में देखते हैं क्या क्या आता है। अनुभाग 9 में है तहसीलदार, नायाब तहसीलदार, कानूनगो तथा लेखपाल के कार्यों का वर्णन किसमें है, अनुभाग 9 में। 8 में क्या था, चकबंदी से संबंधित कार्यों का वर्णन। 9 में किसमें है, 9 में है तहसीलदार, नायब तहसीलदार, कानूनगो तथा लेखपाल के कार्यों का वर्णन आता है 9 में। और क्या क्या आता है, और आता है कृषि गणना, दाखिल खारिज, हदबंदी, बंटवारा संबंधी कार्यों का वर्णन किसमें आता है, ये भी आता है राजस्व अनुभाग के 9 में आता है। राजस्व अनुभाग 10 में क्या क्या है, राजस्व अनुभाग 10 में है प्राकृतिक आपदा होने पर रिपोर्ट तैयार करना, प्राकृतिक आपदा होने पर रिपोर्ट तैयार करना, पीड़ितों की आपदा सहायता व मालगुजारी, लगान व अन्य देय की माफ़ी। यानी कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जैसे कि कोई प्राकृतिक आपदा आती है तो उसके बारे में उसकी लेखपाल उसकी रिपोर्ट तैयार करता है, पीड़ितों के लिए सहायता और उनके पुनर्वास की व्यवस्था भी करता है, मालगुजारी जैसे कि लगान वगैरह वसूल की जाती है तो उनके लिए माफ़ी भी दिलवाता है, कौन, लेखपाल ही इसकी रिपोर्ट तैयार करता है इन सब की। अब नेक्स्ट हमारा राजस्व अनुभाग 11, राजस्व अनुभाग 11 में क्या क्या है, राजस्व अनुभाग 11 में है बाढ़ की वार्षिक समीक्षा करना, भुखमरी की सूचना सरकार को देना, फसल तथा मौसम की सूचना का काम। इसका मतलब है कि बाढ़ की वार्षिक समीक्षा करना, जैसे कहीं कहीं अगर बाढ़ ज़्यादा आती है, हर वर्ष आती है, तो उसकी वार्षिक समीक्षा करना कि इसमें यहाँ पे इतनी वार्षिक आती है बाढ़, तो यहाँ से उनके कहाँ तक आती है तो वहाँ से गाँवों को हटाना और उनके पुनर्वास की व्यवस्था करना। भुखमरी की सूचना भी सरकार को देना कि यहाँ पर भुखमरी हुई है और वो खाद्यान्न की कमी है। फसल तथा मौसम की सूचना प्रदान करना गाँव के लिए, ये सारा आता है राजस्व अनुभाग 11 में आता है ये सारा काम। राजस्व अनुभाग 12 में क्या क्या आता है, राजस्व अनुभाग 12 में आता है 20 सूत्री कार्यक्रम। 20 सूत्री कार्यक्रमों का वर्णन किसमें है, 20 सूत्री कार्यक्रमों का वर्णन है राजस्व अनुभाग 12 में है, जो कि कब आया था, ये इंदिरा गांधी के समय में आया था। और परिवार नियोजन का वर्णन है। उद्योग बंधु तथा उद्योगों की उच्च स्तरीय समिति संबंधी कार्य किसमें है, राजस्व अनुभाग 12 में है। राजस्व अनुभाग 13 में क्या क्या है, राजस्व अनुभाग 13 में है, राजस्व अनुभाग 13 में क्या क्या है, डिफेंस इंडिया एक्ट 1939, 62 तथा 65 संबंधी कार्य किसमें है, राजस्व अनुभाग 13 में है। अब हम अपने लास्ट अनुभाग में आते हैं। लास्ट अनुभाग है हमारा, लास्ट अनुभाग हमारा अनुभाग 14 है, जिसमें क्या क्या आता है, भूदान व ग्रामदान संबंधी कार्य आते हैं।
भूदान व ग्रामदान आंदोलन किसने शुरू किया था? ये विनोबा भावे ने शुरू किया था। और क्या क्या आते हैं? भूदान व ग्रामदान संबंधी कार्य हो गए। मैप व रिकॉर्ड मैनुअल का पुनरीक्षण किया जाता है किसमें? अनुभाग 14 में ही इसका पुनरीक्षण किया जाता है। और क्या जो ये भूलेख प्रशिक्षण संस्थान है हरदोई में, इससे संबंधित भी कार्य कौन देखता है? राजस्व अनुभाग 14 देखता है। इसको राजस्व अनुभाग 14 के एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं क्या क्या देखता है। इसमें भूदान व ग्रामदान से संबंधित कार्य देखे जाते हैं। मैप व रिकॉर्ड मैनुअल का पुनरीक्षण किया जाता है। भूलेख प्रशिक्षण संस्थान जो हरदोई में है, इससे संबंधित कार्य कौन देखता है? इससे संबंधित कार्य राजस्व अनुभाग 14 देखता है। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।